विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस आपदा की घड़ी में हम लोगों के विद्यालय बंद चल रहे हैं, पठन पाठन बाधित ना हो, इसलिए ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और अपना जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसको क्रमशः पढ़ा जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास विद्वानों ने अपने हिसाब से विभाजन किया है। इस विभाजन में सबसे जो प्रामाणिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका नाम शायद आप लोगों ने कक्षा 9 में सुना हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो उन्होंने विभाजन किया वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया। उसी के हिसाब से आप सबको हम पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर भक्तिकाल के भी 2 शाखाएं हो गई। एक हो गई निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी हो गई सगुण भक्ति शाखा। कौन सी शाखाएं हो गई? निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। कालांतर में निर्गुण भक्ति शाखा का भी विभाजन हुआ और उसमें एक शाखा हो गई ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी शाखा हो गई प्रेम मार्गी शाखा। विद्वानों में रामकुमार वर्मा जी ने ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा कहा। क्या कहा? संत काव्यधारा। और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा गया। जो दूसरी भक्ति काल की शाखा थी सगुण भक्ति शाखा, इसका भी कालांतर में विभाजन हुआ। कृष्णाश्रयी काव्यधारा, कृष्ण मार्गी भी इसको बोलते हैं, कृष्ण मार्गी भक्ति शाखा, राम मार्गी भक्ति शाखा या रामाश्रयी काव्यधारा। इस तरह भक्ति काल के 2 पार्ट हुए, पहले निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण के भी 2 पार्ट हो गए, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण के भी 2 हो गए, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। इसके बाद जो उसका तीसरा पार्ट है वो है रीतिकाल। रीतिकाल का विभाजन विद्वानों ने 3 पार्ट में किया, 3 भागों में किया: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा। कितने भागों में? 3 भागों में। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ये सब क्या है, इसका डिटेल क्या है, ये सब जब हम लोग क्रमशः कालखंड का अध्ययन करेंगे। अभी तो हम लोग पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास एक दृष्टिवेद चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं, बाद में इसका डिटेल बताएंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद इसका जो चौथा विभाजन है वो है आधुनिक काल। वास्तव में अगर देखा जाए तो आधुनिक काल से ही हिंदी गद्य का विकास होता है। इसके पहले छुटपुट गद्य, ब्रजभाषा गद्य मिलता है यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा में, लेकिन जो वास्तव में हिंदी गद्य का विकास हुआ वो आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी जो भारतीय युग है, जिसके युग प्रवर्तक हिंदी में जो क्रांति लाने वाले प्रतिभा के अपार पारावार भारतीय हरिश्चंद्र जी, उनके नाम पर ये भारतीय युग पड़ा और सच्चे अर्थों में वही हिंदी गद्य के जनक भी हैं। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इसी तरीके से अपनी विशिष्टताओं के कारण छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर नई कविता। कक्षा 10 तक पढ़ने के लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन अगर इसके आगे और जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। नई कविता, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, आ कविता, बीट कविता, जिसका कोई कक्षा 10 पे मतलब नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में इतना ही पर्याप्त है। आदिकाल। अभी हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से पूरे हिंदी साहित्य को समझने की कोशिश की, हिंदी साहित्य के इतिहास को। अब हम उसे एक एक खंड के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला हमारा कालखंड था आदिकाल। अब वो आदिकाल का समय ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है और उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही लिखा है 1050 से 1375 विक्रमी तक। ये संवत से है, संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। लेकिन जो आदिकाल नाम है इसका नामकरण आचार्य शुक्ल ने दूसरा किया। इस तरह आदिकाल के विभिन्न नाम रखे विद्वानों ने। आदिकाल का जो आदिकाल नाम है यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया, बल्कि किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया। और आदिकाल का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है वो है वीर गाथा काल। ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पूछा जाता है कि वीर गाथा काल आदिकाल का नाम किसने दिया, तो आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक नाम और है जो पूछा जाता है, चारण काल। क्या पूछा जाता है? चारण काल। चारण काल आदिकाल का ही नाम है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं आदिकाल के अन्य नाम। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। और एक नाम आता है सिद्ध सामंत काल। क्या नाम आता है? सिद्ध सामंत काल। ये किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। मोस्टली कक्षा 10 में इन्हीं 4 नामों में से पूछ लिया जाता है। यदि आगे कोई ऐसा नाम महत्वपूर्ण दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, अन्यथा तो आदिकाल के 10 नाम हैं, लेकिन आपको कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी आदिकाल का नामकरण आपको समझा चुके हैं कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। ऐसे वह आगे हम आदिकाल के बारे में और समझेंगे। आदिकाल की विशेषताएं क्या रही? आदिकाल की विशेषताएं क्या रही? थोड़ा सा आप हल्का सा दिमाग पे जोर दीजिए। इधर आप 10th क्लास के हैं, कोई बात नहीं। 1050 से जो 1375 का समय है, थोड़ा सा अपने सामाजिक विषय वाले अध्यापक से पढ़े होंगे कि 1192 में तराइन का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घोरी आदि नामों को सुना था। उसी से हल्का सा आइडिया लो कि उस समय का समय कैसा था, युद्धों का था। अपने यहाँ छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। मनोरंजन के लिए उस समय टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ये सब था नहीं, तो उस समय कविता भी मनोरंजन का एक माध्यम थी जो दरबारों में कवि रहते थे। उसी आधार पर कल्पना करके इसकी विशेषताओं को समझना है। तो पहला आपकी समझ में आ गया होगा कि उस समय हमारे यहाँ छोटे छोटे राजा थे जिनके यहाँ कवि रहते थे दरबार में, तो जो जिसकी खाता था उसकी गाता था। तो सबसे पहली विशेषता हम लिख सकते हैं कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। क्या लिख सकते हैं? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। क्या लिख सकते हैं? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरी बात यह है कि राजा लोग करते क्या थे? राजा लोग कोई खेती तो करते नहीं थे, वो लोग युद्ध क्या करते थे? अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए। यानी कि युद्धों का इस काल की कविता में क्या होगा? युद्धों का वर्णन। और खाली कैसा वर्णन? क्योंकि यहाँ पर आश्रय दाता राजा थे, उनके यहाँ कवि थे, तो वो साथ में भी जाते होंगे, इसलिए युद्धों का सजीव लाइव, जैसे आप हमको देख रहे हैं, युद्धों का सजीव वर्णन। दूसरा और एक विशेषता ध्यान में करिए आप, क्या हो सकता है? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा हो गई, युद्धों का सजीव वर्णन हो गया, और यहाँ पर एक दूसरे विशेष प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए, जो प्रबंध काव्य लिखे गए, उनको रासो ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? रासो। तो रासो ग्रंथों की रचना, रासो ग्रंथों की रचना। क्या समझेंगे? रासो ग्रंथों की रचना। और एक बात थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या हमेशा कोई युद्ध करता रहेगा? नहीं कर सकता है। उसे मनोरंजन अपने अपने थोड़ा सा
इंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ करना है, तो वो दरबार में जो कवि रहते थे वो कविताएं सुनाते थे। तो इस तरीके से कविता में क्या था, वीर रस। क्या था, वीर रस। तो क्या हमेशा वीर रस की कविता होती रहेगी, नहीं हो पाएगी। तो वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। कविता में क्या था, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। क्या था, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। एक और इसमें बात समझ में आती है कि उस समय चूंकि छोटे छोटे राजा थे, अलग अलग आक्रमण करते थे, इसका मतलब उनमें एकता नहीं थी, राष्ट्रीय एकता का अभाव था, उनमें राष्ट्रीयता की कमी थी। तो यहां पर एक लिख सकते हैं, राष्ट्रीयता का अभाव। क्या लिखेंगे, राष्ट्रीयता का अभाव। तो इस तरीके से इन विशेषताओं को थोड़ा सा ध्यान में दें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग क्या समझेंगे कि आखिर आदिकाल में कवि कौन कौन से। कवि तो बहुत रहे होंगे, उन सबको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जरूर कवि जान ले जो प्रतिष्ठित हैं, जिनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जैसे सबसे पहला जो चर्चित कवि है वो कौन होगा, आप बताइए जरा। क्योंकि उस समय के जो प्रतिष्ठित राजा बहुत चर्चित थे वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। उनके यहाँ कौन रहा करता था, चंद्रवरदाई। कहीं कहीं चंद्रवरदाई भी मिलता है, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक रचना लिखी, हालांकि पूरी नहीं कर पाए थे। चंद्रवरदाई, उनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। क्या थी, पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने कौन सी रचना लिखी, पृथ्वीराज रासो। इसी दूसरे जो प्रतिष्ठित कवि हैं वो हैं दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय। कौन है बेटा, दलपति विजय। तो दलपति विजय ने कौन सी रचना लिखी, खुमाड़ रासो। इसने लिखा खुमाड़ रासो। इसने लिखा खुमाड़ रासो। इसने लिखा दलपत विजय ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चंद्रवरदाई ने। एक जो तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं जगनिक। कौन है, जगनिक। जगनिक को जग कवि जगनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जग कवि। इनकी जो रचना है वो इतनी चर्चित हुई कि जनता के कवि बन गए। इनकी रचना का नाम आप अनुमान लगा लिए होंगे, परमाल रासो। अभी भी नहीं समझ पाए, परमाल रासो का जब दूसरा नाम बताएंगे तो आपका हृदय खिल उठेगा, आल्हखंड। क्या नाम है दूसरा, आल्हखंड, जिसको गांव में आल्हा बोलते हो। आल्हा खूब पढ़ा जाता है, कब, वर्षा ऋतु में, फुर्सत में आराम से दोपहर में पढ़ते थे। तो तीसरे महत्वपूर्ण कवि कौन हो गए, जगनिक। और जगनिक की रचना हो गई परमाल रासो, और इनको दूसरा नाम जगनिक, जो निक नेम है वो है जग कवि, जगनिक। और एक हैं शारंगधर। सारंग, जिनकी रचना है हम्मीर रासो। क्या है, हम्मीर रासो। एक चीज और आपको इसमें देखने में पता चल रहा होगा, जो मैंने विशेषताओं में बात बताई थी, इस सब रचनाओं में रासो आ रहा है। क्या आ रहा है, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो। तो ये सब जो रचनाएं हैं उनमें रासो आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो हैं नरपति नाल। कौन है, नरपति नाल। कौन है, नरपति नाल। और इनकी जो रचना है वो है बीसल देव रासो। कौन सी रचना है, बीसल देव रासो। आपकी पाठ्यक्रम में ये रचनाएं ही पर्याप्त हैं और इन्हीं रचनाओं में से आपसे पूछा जाता है। हाँ मेरे प्रिय छात्रों, एक बात और महत्वपूर्ण ये है कि वो जो रचनाएं थी वो कैसी रचनाएं हैं, उनका रूप क्या है। तो थोड़ा सा विद्वानों ने बताया, बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं बताएंगे, आपको आवश्यकता भी नहीं है, कि वो रचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक है प्रबंध काव्य के रूप में और दूसरा उनका प्रकार है वीर गीत काव्य। क्या है, वीर गीत काव्य। प्रबंध काव्य जिनमें कथावस्तु होती है वो
बताएंगे बाद में कि प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है। तो प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, और जो वीर गीत काव्य है वो परमाल रासो जो आल खंड है, जो क्या है, आल खंड है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे ये समझेंगे कि आदिकाल की भाषा कैसी थी। तो भाषा आज की जैसी तो थी नहीं, अपने लोगों की जैसे खड़ी बोली बोलते हैं, वहाँ की भाषा कुछ और थी। उसका नाम विद्वानों ने बताया डिंगल, और एक बताया पिंगल। अब आप कहेंगे सर ये डिंगल क्या है और पिंगल क्या है? तो वास्तव में पिंगल का अर्थ होता है कोमल। तो अपभ्रंश तो दोनों में है। अब आपके लिए अपभ्रंश नया शब्द होगा, इसको नया ही रहने दो, आपको जरूरत नहीं है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अधिकांश राजा राजस्थान के थे उस समय। तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी जो मिश्रित भाषा थी वो क्या कहलाई? डिंगल। अपभ्रंश प्लस ब्रज, कौन सी? ब्रज, तो क्या कहलाई? पिंगल। यानी कि वास्तव में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा आदिकाल की भाषा क्या है, तो आपको बताना है डिंगल और पिंगल। लेकिन हमने आपको थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि डिंगल क्या है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। पिंगल क्या है? अपभ्रंश प्लस ब्रज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने आदिकाल के विषय में अध्ययन किया। सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर हम लोगों ने कालखंड के हिसाब से पढ़ना शुरू किया, और आदिकाल का हम लोगों ने ठीक से गहन अध्ययन भी किया। आदिकाल के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि इसका नामकरण क्या है, कितने विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। उसके बाद उसकी विशेषताएं जाने, उसके कवि जाने, उसके काव्य रूप जाने, उसकी भाषा जाने। तो ये सब जानने के बाद आज हमारा आदिकाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले दिन हम आपको फिर मिलेंगे इसी चैनल पर भक्तिकाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लेकिन इसी तरह यदि आपको हिंदी व्याकरण में कुछ पढ़ना है तो आप, एक दूसरा चैनल है मेरा, स्टार एजुकेशन। क्या है? स्टार एजुकेशन प्रिपरेशन। आप इस पे जा सकते हैं। यहाँ से आप व्याकरण, इंग्लिश और छोटे बच्चों का इंग्लिश मीडियम से आप SST पढ़ाई कर सकते हैं, या अपने बच्चों को बता सकते हैं कि SST इंग्लिश मीडियम। थैंक यू।